ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर आज 5 फरवरी के हवाले से ये खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सामीन नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और इस हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात जारी भी हैं और हो भी रही हैं। और आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा भी हैं, यासीन मलिक की एहलिया हैं और ख़ुद काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही है कश्मीर के काज को आगे बढ़ाने के लिए, कश्मीर के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। मिशाल मलिक साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 5 फरवरी के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर का जो आज जो मेन इशू है और इस हवाले से जो तहरीक चल रही है और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के इक़दाम के बाद कश्मीर का मामला कहाँ पहुँचा है तो मिशाल साहबा से ये भी मालूम करेंगे और ख़ास तौर पे 5 अगस्त की जो खुसूसी हैसियत भारत की जानिब से ख़त्म की गई है उसको बहाल कराने के लिए, वापस उस स्टेटस पर लाने के लिए क्या क्या किरदार अदा करना होगा। मिशाल साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। मिशाल साहबा, सबसे पहले क्योंकि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, हाथों की जंजीर बनाई जाती है, रैलियाँ निकाली जाती हैं, एक पैगाम दिया जाता है आलमी बरादरी को कि अपनी करारदादों पे अमल दरामद होना चाहिए जिस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आप एक तो इस दिन के हवाले से कुछ बयानात दीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा कि ये दिन की कितनी अहमियत है और इस पैगाम से आलमी बरादरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत ही 22 करोड़ आवाम, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एक सिंबॉलिकली पूरी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी होती है इस दिन। वैसे तो हर दिन ही पाकिस्तानी कौम उनके साथ है, मगर ये एक ऐसा पर्टिकुलर डे होता है जब पूरी दुनिया का फोकस जो है 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान की है वो कश्मीर कॉज की तरफ लाना चाहती है कि ये मसला है, कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, हक़ खुदरादियत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका मसला हल हो यूएन की करारदादों के मुताबिक। तो जब तक पीपल्स पावर, हमने हिस्ट्री में भी यही देखा है कि पीपल्स पावर जो होती है उसी से रेवोल्यूशंस आती हैं और ये पीसफुल जो वॉइसेस होती हैं आवाम की, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो बायस्ड नहीं होते, जो ट्रू टू द लैंड होते हैं और वो जो उनकी बात जो है, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं और एक कलेक्टिव वॉइस के थ्रू जब वो सामने आते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल मैसेज आता है। हमने देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी अमेरिका के अंदर हमारे 5 फरवरी के दिन न्यूयॉर्क के मेयर ने भी वहाँ पे एक रेजोल्यूशन टेबल की थी। 5 फरवरी जो पाकिस्तान मनाता है, ग्लोबली भी इसको काफ़ी अहमियत मिलती जा रही है। मलेशिया के अंदर भी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का हो रहा है। बाहर के सिर्फ पाकिस्तान के सफारत खाने नहीं बल्कि जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, स्पेशली जब से 5 अगस्त का जो उन्होंने एक लॉफेयर किया है इंडिया ने, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उनको जो जिस तरीके से स्टेटलेस कर दिया गया है, उनके साथ जितना भी उनको एक रेफ्यूजी बना दिया गया है अपनी ज़मीन के ऊपर, तो उससे एक दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का एक जो घिनौना चेहरा है वो बहुत सामने आया है, एक्सपोज हुआ है, जिसके तहत मैं समझती हूँ कि 5 फरवरी की जो इम्पोर्टेंस भी है वो और भी ज़्यादा जो है वो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सही। अच्छा मिशाल साहब, आपने कहा कि 5 फरवरी के दिन को मनाने से एक तो आलमी बरादरी पे हम प्रेशर डेवलप कर सकते हैं कि वो करारदादों पे अमल दरामद कराए, लेकिन एक सवाल है, आम आदमी हर तरह सोचता है और समझता है कि 7 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पे अमल दरामद नहीं करा सका। अक़वाम मुत्तहिदा वो फोरम है जहाँ पे 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और 5 बड़े ताकतवर ममालिक हैं, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है? डेफिनेटली। देखें, इट इज़ द ओल्डेस्ट लैप्सिंग कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है। एक पूरी कौम की आज़ादी छीनी हुई है पिछले 75 ईयर्स से और फिर उसके बाद ये इनकी मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो आए एज एन आर्टिकल 32 जिनीवा कन्वेंशंस के तहत आए एज एडमिनिस्ट्रेटर्स कि वहाँ पे कंडक्ट कराया जाए प्लेबिसिट, मगर वो बन गए वहाँ पे ऑक्यूपायर्स। तो उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 32 को वायलेट किया, उन्होंने यूएन करारदादों को वायलेट किया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो UNDA का जो डिक्लेरेशन है जो ह्यूमन राइट्स का, उसको उसके साथ साथ हमने
हाल ही में जो 5 अगस्त को हुआ है, उससे तो हमने ये देखा है कि वहाँ पे जिस तरह 4th जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशन हुई है, तो दुनिया को स्पेशली यूनाइटेड नेशंस को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये इनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल है कि वहाँ पे हिंदुस्तान जो है पहले अपनी आर्मी भेजे, फिर 50 लाख से ज़ायद अपनी इंडियंस को वहाँ पे डोमिसाइल्स दे, तो इसलिए वो एक क्लीन चिट दे रहा है इंडिया को कि इट कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, इट कैन गेट अवे विद जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, और उसको कोई पनिश नहीं किया जाएगा। क्या इतनी फ्यूटाइल हो गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ स्पेशली वाहिद इस खित्ते के अंदर? तो ये सवाल, बहुत से सवालात हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक कि इन सवालात का एक्शन नहीं लिया जाएगा, हमें जवाब नहीं चाहिए कि भी कंडेमनेशन या कोई रिपोर्ट्स, हमें एक्शन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए उन लॉज की वहाँ पे। आप हुर्रियत लीडर और यासीन मलिक साहब यकीनी तौर पे एक बड़े लीडर हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, जद्दोजहद में बड़ा उनका नाम है। अब आप क्या समझती हैं ओआईसी ममालिक, इस्लामिक ममालिक, उनका क्या किरदार होना चाहिए और क्या उनका किरदार तसल्ली बख्श है आपके ख्याल में? देखिए, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर, मगर बदकिस्मती से उनमें भी बहुत सी जगहों पे पोलराइजेशन देखी है हमने, और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हम लोगों का। अगर आप यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें तो हमने इतना, मतलब कि वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मगर जहाँ तक मुस्लिम उम्मा की बात आती है, आई थिंक वो अपनी तरजीह देते हैं अपने बिज़नेस इंटरेस्ट को इंडिया के साथ। कंडेम ज़रूर कर लेते हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, उनके ऑब्ज़र्वर्स भी आ जाते हैं, और उनके बारे में वो उनकी आवाम जो है मुस्लिम उम्मा की, अरब वर्ल्ड की खुसूसन, वहाँ पे वो पसंद नहीं करते जो इंडिया जुल्म कर रहा है। और हमने बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया में जिनको टारगेट किया गया, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, मस्जिदों की बेहुरमती की गई, वहाँ पे जिस तरीके से मुसलमानों को अपने घरों से बाहर निकाला गया, कश्मीरियों के साथ तो हमने उसके ऊपर एक रिएक्शन देखा अरब वर्ल्ड के अंदर के लोगों ने बाहर निकाल दिए, फेंक दिए उनके प्रोडक्ट्स, और कहा कि ये मुसलमानों के साथ इस तरह करें तो इनको राइट नहीं है कि हमारे ममालिक में, चाहे वो कतर हो दूसरों, कि वो वहाँ पे उनका जो इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन, मैं अवाम की बात कर रही हूँ, मगर मैं लीडरशिप को भी मैं अब यही कहूँगी, क्योंकि मैं अब सिर्फ उस एंगल, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमने इंडिया को किस तरीके से प्रेशराइज़ करना है, और प्रेशराइज़ करने के लिए जो उसकी इकोनॉमिक बैकबोन है, जो उसकी मल्टीनेशनल्स की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, स्पेशली जो अरब वर्ल्ड की बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अगर वो इंडिया के साथ उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर उसको चैलेंज करें, उसको कहें कि ये जुल्म बंद करो, वरना हम अपना बिज़नेस जो है हम इसको कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। और मैं ये भी समझती हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं वो कहें, इनका अपना फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 साल के अंदर मैं तो देख रही हूँ कि कोई भी बाहर की जो फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और बाहर के ममालिक के जो वहाँ पे लोग आके बिजनेस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको तो टॉलरेट ही नहीं करेगा आरएसएस और हिंदुत्वा की जो इतनी आग लग गई है एक्सट्रीमिज़म की, फैनाटिसिज्म की, तो वो तो खुद ही इनको अटैक करेंगे। और अभी भी बहुत से मल्टीनेशनल फॉरेनर्स को वहाँ अटैक किया जाता है, माइनॉरिटीज़ अपने मुल्क की वो टॉलरेट नहीं कर सकते, कोई किस मज़हब का है, कोई सिख है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई मुसलमान है, कोई कश्मीरी है, कोई हिंदू है, मॉडरेट हिंदू है, तो वो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो एक आरएसएस टेररिस्ट माइंडसेट अगले कुछ सालों के अंदर बाहर के गोरों को, फॉरेनर्स को, मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज़ को वो वहाँ पे स्पेस देंगे ग्रो करने की अपने बिजनेस। तो ये आई थिंक दिस इज़ वाइस वर्सा, कि दोनों साइड से अगर देखा जाए तो आई थिंक बाहर की स्पेशली जो मुस्लिम उम्मा की इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आई डोंट सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर दैम। अगर वो अभी नहीं असर्ट करेंगे तो आगे तो इनका तो मैं देख रही हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर ही इंडियन पब्लिक में बहुत कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। सामिन नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर इस वक्त आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। मिशाल मलिक साहबा की हुर्रियत रहनुमा हैं, यासीन मलिक साहब की एहलिया हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। 5 फरवरी के हवाले से ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर आपके लिए पेश किया जा रहा है। मिशाल मलिक साहबा, अगर हम बात करें 5 अगस्त के इक़दाम की और वो खुसूसी हैसियत की, तो उसको वापस कराने में अब किसने अपना किरदार अदा करना है? क्योंकि पाकिस्तान तो बिग एम्बेसडर, पाकिस्तान आवाज़ के तौर पे हर तरह के फोरम पे कश्मीर के मामले को उठा रहा है। अब आपकी नज़रें किसकी तरफ हैं कि ये कम से कम उसका स्टेटस बहाल हो जाए कश्मीर का? देखिए, स्टेटस तो वो तो रिवर्स उसके बगैर तो अनएक्सेप्टेबल है। जो इस तरीके से वो पहले तो उनकी आर्मी एक डीमिलिटराइजेशन, और जो वहाँ पे जितने लोगों को वहाँ पे एलोकेट किए उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इंडियंस को एक
एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के, और वहाँ पे आके वो ना सिर्फ उनकी हाउसिंग कॉलोनीज़ कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, फार्म लैंड्स जो हैं वो ऑक्शन किए जा रहे हैं इंडियंस को, फिर वहाँ पे बहुत से बड़े बिजनेस हब्स और इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं, फिर वहाँ पे वेलफेयर कम्युनिटीज़ के ये हैसियत होती तो ये ना कर सकते, तो ये नहीं कर सकते नेचुरली। ये जितना भी वायलेट कर रहे हैं यूएन की करारदादों को, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को, और इवन बायलैटरल जितनी ट्रीटीज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई उनको तो इसने बिल्कुल ही टेयर अपार्ट कर दिया, ये जो 5 अगस्त को जो कुछ उन्होंने किया है। और हमने ये भी देखा है कि वहाँ जितना भी ये आई थिंक जो इनकी एक्सपेंशन हो रही है उनके स्ट्रेटिजिक प्लान्स की, तो इसको रोकने के लिए अगर सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि जो प्रोफेसर स्टैंटन ने कहा है, जो जेनोसाइड वॉच के जो चेयरमैन है, कि दिस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द 7th स्टेज ऑफ जेनोसाइड, और फिर उसके साथ साथ ये ख़ुद फाउंडर रहे हैं जब ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर थे, जब इन्होंने ख़ुद एड हॉक क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स वॉर क्राइम्स के ऊपर, रवांडा और यूगोस्लाविया के मामले में। तो ये तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, या तो वॉर क्राइम्स भी हो रहे हैं, या जेनोसाइड हो रही है, या एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, और हमें अंडर इंटरनेशनल जो जुरिस्डिक्शन है, यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, उसके तहत हमें अपना राइट जो है वो लेना ही लेना है, क्योंकि हम इंडिया का हिस्सा नहीं है। हम उसका अभी तक इसका डिसीजन नहीं हुआ है ज़मीन के खित्ते का कि लोगों ने क्या फैसला करना है अपना। तो ये कैसे उनको जो है इंडियन लॉ के तहत जो है उनको पीनलाइज पनिश किया जाता है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स जहाँ पे जब तक कि इंडिया के ऊपर फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन को वायलेट करने में, और जेनोसाइड जो सबसे अनफॉरगिवेबल क्राइम है, तो अगर उसको अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जाएगा, परसिक्यूट नहीं किया जाएगा, तो आई एम अफ्रेड कि हम एक्सटिंक्शन की तरफ चले गए हैं। ये आपके ख्याल में जो भारत ने ये जो साजिश की है 5 अगस्त के इक़दाम की, ये इसराइली तर्ज की कोई साजिश है? क्योंकि इसराइल ने भी तो फ़लस्तीन में इस तरह वहाँ पे जोग्राफी चेंजेस की, आबादी के तनासब को तब्दील करके आलमी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे तो कुछ सूरत हाल दूसरी है। क्या ये उसी तर्ज की साजिश है आपके ख्याल में? इट इज़ इंस्पायर्ड डेफिनेटली इजरायली सेटलमेंट से भी है, जो वेस्ट बैंक पर हैं, बट सिमिलरली जो इनका जो पास्ट में भी हमने देखा है कि 1947 के अंदर यही आरएसएस जब थी पार्टीशन के टाइम, 5 लाख मुसलमानों को स्लॉटर किया गया, मर्डर किया गया, और उनकी फैमिलीज़ जो थी, जो बच गई थोड़ी बहुत, तो वो पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर आकर भाग गई, जान बचाई उन्होंने। अभी भी उनकी जो फोर फादर्स के वाक़े सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इस आरएसएस ने उस ज़माने में आर्टिफिशियली जो कॉस्मेटिकली वहाँ की डेमोग्राफी, उस खित्ते की जो एक मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया था जम्मू का, उसको एक माइनॉरिटी में तब्दील करके वहाँ पे अपने जो थे हिंदुओं को सेटल किया, वहाँ पे मंदिर तामीर कराए गए, और वहाँ पे पूरा का पूरा उसका जो सोशल फैब्रिक था उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, और वहाँ पे एक मेजॉरिटी जो थी इंडियन हिंदूज़ को दे दी। तो ये वही अपना भी पास जो है आरएसएस वाले, ये अपना पास जो है उसको विद फुल फोर्स, विद फुल अथॉरिटी, पहले तो गवर्नमेंट में पावर में तो नहीं थे, अब तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, उनकी इंटेलिजेंस है, उन्हीं की आईबी है, उन्हीं की आर्मी है, तो हर लिहाज से इस दफ़ा तो और भी ज़्यादा फेटल जो है उनके प्लान्स हैं, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए जहाँ जहाँ से उनको एक्सट्रीमिज़म या हिटलर की या जो भी उनको जहाँ जहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है वो उसको इम्प्लीमेंट करें बग़ैर ये सोचे कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा। अखंड भारत का जो उनका एजेंडा है उसको वो किसी भी सूरत जो है वो रोक नहीं रहे। सही विशाल साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि ये जो 5 अगस्त का इक़दाम था ये तो एक साजिश थी, नेहरू की एक चाल थी कश्मीरियों को गुमराह करके उस तरफ लेके आने की, हम उनको स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, तो इसी चीज़ का इनकार, अब इसी की मजम्मत तो मोदी खुद भी कर रहा है कि नेहरू ने ये गलत किया। तो आपके ख्याल में अब मोदी की क्रेडिबिलिटी, बीजेपी की क्रेडिबिलिटी आलमी सतह पर भी गिर गई क्योंकि उन्होंने अपने ही लीडरान के इक़दाम को ख़त्म कर दिया? बिल्कुल, एक तो वो, और दूसरा खुद जो महात्मा गांधी थे इनके, उनको कत्ल करने में तो यही आरएसएस वाज इन्वॉल्व्ड, इनके जो थे इनके जो लीडर्स थे। मगर बात यह है कि नेहरू ने भी जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, और आज भी अगर हम देख रहे हैं जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, और मोदी को एक मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हालांकि अभी रिसेंटली भी जो गुजरात किलिंग्स के ऊपर बीबीसी की बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई है, और वो जो वहाँ पे मुसलमानों का जो इस तरीके से स्लॉटर किया गया, मुसलमानों को बेघर किया गया,
उनके साथ जो उसके हाथ रंगे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही आई थिंक, और इसको बैन किया गया इस डॉक्यूमेंट्री को वहाँ शो करने के। फिर वहाँ जब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ऑन एयर करने की कोशिश की इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे उनके ऊपर सेडेशन के गद्दारी के मुकदमे लगा दिए गए। तो वहाँ पे नेहरू का वादा पे यकीन नहीं करना चाहिए था अवाम को। कैसे यकीन करें, अब 75 ईयर्स हो गए। उन्होंने वादा किया कश्मीरी आवाम किया होता तो वो पूरा करते, पूरा कहाँ किया उन्होंने, तो धोखा ही इन लोगों ने दिया। मगर अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव से देखें कि इंडिया खुद लेके गया ये मैटर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और करारदादें जो मंजूर हुई उसके अंदर जो 4 मेजर पार्टीज़ हैं, मेन पार्टीज़, एक तो ऑब्वियसली कश्मीरी जो प्रिंसिपल पार्टी हैं, फिर इंडिया, पाकिस्तान और फिर यूनाइटेड नेशंस, और ये नलिफाइड नहीं हो सकती, ना इनका कोई टाइम बार है, ना कोई इनकी एक्सपायरेशन है। हालांकि मतलब क्योंकि ये कलेक्टिवली अगर सब नलिफाई करें, मगर जो सिडेशन गद्दारी के लॉज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ये मकबूजा कश्मीर में भी और अब इंडिया के अंदर भी जो किए जा रहे हैं, उसके अंदर ये एक मेजर जो अलार्मिंग चीज़ है कि जितने भी वो सिडेशन लॉज हैं वो 1860 के हैं, वो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं। और वो लॉज जो हैं वो ब्रिटिश एम्पायर जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने अपने वो कब के ख़त्म कर दिए, मगर यहाँ पे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो आउटडेटेड हैं, दे आर नॉट वैलिड, दे आर इनवैलिड। और वो फिर भी हर जो कोई आवाज़ उठाता है कश्मीरी स्पेशली हिंदुस्तान के कोई भी इक़दाम के ख़िलाफ़ या अपनी आज़ादी मांगता है, उसके ऊपर तो पहले ही वो पैदा होते ही गद्दार उसको टाइटल दे देते हैं। मगर इंडिया के अंदर भी ये सेडेशन के लॉज जो हैं अब वो बहुत ही रैम्पेंटली यूज़ किए जा रहे हैं। सही। यासीन मलिक साहब का थोड़ा सा बताइएगा कि उनसे रब्ता हुआ नहीं हुआ और क्या स्टेटस है। दूसरा ये भी मालूम करना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कोर्ट ऑफ जस्टिस पे या कहीं और फोरम पे ये जो हक़ खुदरादियत की तहरीक के जो लीडरान हैं उनको नज़रबंद किया जा रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ की हक तलफ़ी की जा रही है, उसके लिए क्या स्टेट लेना चाहिए हमें? देखिए, इसके लिए ग्लोबल तहरीक चलानी पड़ेगी और हमारी हुर्रियत की क़यादत की रिहाई के लिए कश्मीरी जितने हज़ारों की तादाद में, हर एक कश्मीरी इस वक्त एक प्रिजन के अंदर है, एक जेल में है, उनके ऊपर तलवार लटक रही होती है कि कोई उनके प्यारे को शहीद कर देंगे या गायब कर दिया, या वो जेलों के अंदर हैं, या उनकी नौकरियाँ नहीं हैं, या उनके घरों पे कब्ज़ा कर दिया जाता है, या उनको हरास किया जाता है दिन रात, या उनको ह्यूमन शील्ड बना दिया जाएगा, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर। इस तरह की इन्वायरमेंट में जो भी कश्मीरी है वो एक मुसलसल एक अजियत के अंदर और कैद के अंदर है। इसीलिए एक ग्लोबल कैंपेन, अभी आप देख लें खुद इंडिया के अंदर जो सिविल वॉर चल पड़ी है, जो कि वहाँ पे जिस तरीके से मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित्स हैं, मॉडरेट हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट हर जगह हो रही हैं हिंदुत्व के ख़िलाफ़, और जो हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं वो उनका कत्ल कर रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर कांग्रेस ने वहाँ पे एक नई तहरीक जो कोशिश की है अपनी तरफ से चलाने की कि अपने वो मुल्क को बचाओ, इसको इकट्ठा करो सारी कौम को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग ख़ुद इसको एज अ ग्लोबल कैंपेन फुल फ्लेज, जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा हमारे पास लॉस है कि हमारी लीडरशिप सारी जेलों के अंदर बंद है। जिस तरह पैलेस्टीनियंस की फिर भी बाहर के मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं, उनको वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जा सकती हैं, वो लीगल फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके तहत और कंसेंसस के साथ, नेचुरली मेन उसके अंदर स्टेक्स जो हैं वो कश्मीरियों की हैं, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में हैं या यहाँ आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके स्ट्रॉन्ग लीगल एक्सपर्टीज़ ऑन इंटरनेशनल लॉ और एक बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया को टारगेट किया जाए इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर। और जो यहाँ इतना बड़ा चंक है डायस्पोरा का, कश्मीरियों का, और जम्मू के जो मुसलमान जो यहाँ पर हैं जिनका स्टेटहुड हिंदुस्तान ने छीन लिया है 5 अगस्त के बाद, उनकी भी तरफ से एक ग्लोबल अदालतों के अंदर एक कलेक्टिव पिटिशन दायर होनी की अशद ज़रूरत है। क्योंकि जिस तेज़ी से वहाँ वो सेटल होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सारे कश्मीरियों को जो है उनके जो ओनरशिप के भी और वोटर राइट्स भी
सारे के सारे जो हैं उन्होंने सलब कर दिए। जी सामीन कराम, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर इस वक्त मिशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल साहब, आखिर में रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट भी भारत की जानिब से बंद किया गया है, रेडियो पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ है, हर वक्त आवाज़ बुलंद की जाती है और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सबसे ज़्यादा भी सुना जाता है रेडियो पाकिस्तान। आप एक तो रेडियो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बताइएगा कि उनका किस तरह का रोल रहा कश्मीर तहरीक के हवाले से, और दूसरा जो ट्विटर अकाउंट बंद करना, ये उनकी किस तरह की जहनीत है भारत की, वो किस चीज़ से डरा हुआ है? देखिए, हम कितनी आवाज़ें दबाएंगे, हर कश्मीरी को आगे मुंह के आगे पट्टी लगाई हुई है, आंखों को भी बंद करने की कोशिश करते हैं। कोई भी कश्मीरी अपना हक मांगे तो उसको किस तरीके से दबा दिया जाता है। ब्लैंकेट बैन है मीडिया पे, कर्फ्यूज़ हैं वहाँ पे, जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स जो इम्पोज़ किए जा रहे हैं, और हर लिहाज से उनको ऊपा है, टाडा है, पोटा है। तो हम, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी अकाउंट्स हैं या बाहर के मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ कश्मीर के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीरियों के साथ, उसको जो एक्सपोज़ करेंगे और जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी या जिनकी सैंक्टिटी ज़्यादा होगी या जिनकी रीच ज़्यादा होगी, तो नेचुरली उन आवाज़ों को ये अपने जो हाँ वो बैन करेंगे, क्योंकि ये किसी भी सूरत जो है वो किसी भी किस्म की वॉइसेस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट देयर फैशिस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस वो टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि वो एक टेररिस्ट माइंडसेट है। जब एक्सट्रीमिज़म में आप चले जाते हैं तो यू आर अ टेररिस्ट, और आप किसी भी हद तक चले जाते हैं एंड यू डोंट लुक एट कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा, क्योंकि आपकी एक फिक्सेटेड एक आइडियोलॉजी होती है जिसके तहत आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसके अंदर बहुत नुकसान भी कर देते हैं, अपना भी कर देते हैं। बेशक बज़ाहिर उनको लगता है वो इंसानियत का करें, मगर ये इस जिस तरह आपका बैन हुआ है, मेरा भी बहुत पहले से मेरा बैन किया उन्होंने, और हमारे फेसबुक पेजेस भी कर लेते हैं कभी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कोशिश करते हैं कि उसकी रीच ना जाए, ट्विटर की रीच ना जाए अगर बैन नहीं किया हुआ। तो बहुत से इनके इनविजिबल कर्फ्यूज़ हैं, मगर आई थिंक आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप इंडिया को इरिटेट करें, मगर खुशकिस्मती ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक आज़ाद मुल्क में हैं, जो एक बहुत बड़ी वॉइस है कश्मीरी कौम की। आप दुनिया तक उनका पैगाम, क्योंकि असल तो चीज़ ये है कि हमने दुनिया तक लेके जाना है उनका पैगाम। मकबूजा कश्मीर का हर बच्चा जानता है वहाँ जो कुछ हो रहा है, बट ये अकाउंट आपका या दूसरे हैंडल्स जो हैं ट्विटर के, आई थिंक डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा इसको एक्सपोज करना चाहिए कि वहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं है कश्मीरियों के लिए, और या जो कश्मीरियों के लिए बोले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा, आपने रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। सामीन कराम, आज के प्रोग्राम में मिशाल मलिक साहिबा से हमने खुसूसी तौर पे गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मुजतबा मेमन। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।